हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एसटी स्टडी सर्कल। आज हम इस वीडियो में क्लास 6 की हिस्ट्री की बुक आवर पास्ट का चैप्टर 4 समझेंगे, जिसका नाम है व्हाट बुक्स एंड बेरियल्स टेल अस, यानी कि किताबें और कब्रें हमें क्या बताती हैं। इससे पहले वाले चैप्टर्स में हमने देखा है कि जो तरह तरह के औजार थे, अर्लियर सिटीज़ थी, अर्ली पीपल थे, वो हमें इतिहास के बारे में कितना कुछ बताते हैं। अब हम इस चैप्टर में समझेंगे कि जो पहले की बुक्स हैं, बेरियल्स यानी कब्रें हैं, वो हमें इतिहास के बारे में क्या बताती है या हमें इतिहास के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है उनसे। यही सब हम आज इस चैप्टर में समझने वाले हैं। इस चैप्टर में टोटल 11 टॉपिक्स हैं, तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, यानी कि जो पहले की बुक्स थी उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। द ओल्डेस्ट नोन बुक इन द वर्ल्ड इज़ द वेदास, रिटन अराउंड 3500 ईयर्स अगो। अर्लीस्ट लिटरेरी सोर्सेज वी हैव, यानी कि जो पूरे वर्ल्ड की सबसे पहली जो बुक थी ना, वो थी वेद। और जो सबसे पहला वेद बना था वो ऋग्वेद था। और ऋग्वेद जो है ना, वो काफ़ी प्राचीन वेद माना जाता है सारे वेदों में से, जो आज से लगभग 3500 ईयर्स पहले बना था। ये जो वेद है ना, ये हिंदू धर्म के बारे में काफ़ी कुछ बताता है। ऋग्वेद हो गया और इसके जो दूसरे दूसरे वेद हैं इसके साथ के, वो आज बिल्कुल सही सलामत रखे हुए हैं और वो आज के टाइम पर भी ना काफ़ी ज़्यादा नॉलेज देते हैं हमें और काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलती है हमें उनसे। हमारा पहला टॉपिक है द वेदास। मीनिंग, द वर्ड वेदास मीन्स नॉलेज। टाइप्स, 4 वेदास, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ओल्डेस्ट, द ऋग्वेद इज़ द ओल्डेस्ट वेद, कंपोज्ड अराउंड 3500 ईयर्स अगो। यानी कि जो वेद शब्द है ना, उसका मतलब होता है नॉलेज, यानी कि ज्ञान। जो वेद होते हैं ना, वो 4 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है ऋग्वेद, दूसरा सामवेद, तीसरा यजुर्वेद और चौथा होता है अथर्ववेद। और जो सबसे पुराना वेद है ना, वो है ऋग्वेद, और सबसे प्राचीन वेद भी है ये सबसे पहले बना था। ये लगभग आज से 3500 ईयर्स पहले बना था। हमारा अगला टॉपिक है द ऋग्वेद। अब हम इसमें ऋग्वेद के बारे में थोड़ा और अच्छे से समझेंगे। Hymns composed by sages, recited and passed down generations before being written. Hymns praise gods like Indra, warrior god, Agni fire god, Varun sky god. देखो, ये हमें पता चल गया है कि जो ऋग्वेद है वो सबसे पुराना वेद है। ये हमने अभी पढ़ा और वो 3500 साल पहले लिखा गया था आज से, ये भी हमने देख लिया। अब हम देखेंगे कि जो ऋग्वेद है ना, उसके अंदर लिखा क्या गया है। तो जो ऋग्वेद है उसके अंदर 1000 से भी ज़्यादा मंत्र लिखे गए हैं। मंत्र को सुक्ता भी कहा जाता है। सुक्ता या सुक्त, सुक्ता का मतलब होता है अच्छी तरह से बोला गया। तो जो ये मंत्र लिखे जाते थे ना, जो ऋग्वेद में जितने भी मंत्र लिखे गए हैं, वो ना देवी देवताओं के लिए लिखे जाते थे, उनकी प्रशंसा करने के लिए या उन्हें याद करने के लिए लिखे जाते थे। तो जो ऋग्वेद है उसमें मेनली 3 देवताओं के बारे में बताया गया है। पहले है अग्नि, यानी कि अग्नि के देवता। दूसरे है इंद्र, यानी युद्धों के देवता। और तीसरे है वरुण, यानी कि पानी के देवता। इन्हें न्याय और सत्य का स्वामी भी माना जाता है। तो ये 3 ही देवता है जिनकी सबसे ज़्यादा ऋग्वेद में बात की गई है, और पहले के टाइम पे सबसे ज़्यादा इन्हें ही माना जाता था, इन्हीं की पूजा की जाती थी। हमारा अगला टॉपिक है हाउ हिस्टोरियन स्टडी द ऋग्वेदा। यानी कि जो हिस्टोरियंस होते हैं, जो हमारे इतिहासकार होते हैं, वो ऋग्वेद की स्टडी कैसे कर लेते हैं, उसका अध्ययन कैसे कर लेते हैं या उसकी लैंग्वेज कैसे समझ लेते हैं, हम ये समझेंगे। हिस्टोरियंस एग्जामिन रिटन सोर्सेज टू लर्न अबाउट द पास्ट। They study the Rigveda, which contains hymns in the form of dialogues. These dialogues help historians draw conclusions. जो इतिहासकार होते हैं ना, यानी कि जो हिस्टोरियंस होते हैं, उन्हें ना पहले के टाइम के बहुत सारे रिटन सोर्सेज मिले हैं, जिसे वो लोग पढ़ते हैं ध्यान से और पास्ट के बारे में पता लगाते हैं। उसके अलावा जो ऋग्वेद है उसमें तरह तरह के मंत्र लिखे गए हैं, जो डायलॉग फॉर्म में लिखे गए हैं, यानी कि वो मंत्र ऐसे लिखे गए हैं जैसे 2 लोग बात कर रहे हो। तो इसलिए उन्हें समझना भी बहुत आसान है और पहले के टाइम पर के बारे में जानने में उससे बहुत ज़्यादा आसानी होती है। तो जो ये डायलॉग्स होते हैं, मंत्र होते हैं, और जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स मिलती है और पहले की काफ़ी चीज़ें मिली है, हथियार हो गए, उन सब से स्टूडेंट्स को काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलती है
और वो इन्फॉर्मेशन काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल भी होती है। हमारा अगला टॉपिक है प्रेयर्स एंड बैटल्स इन द ऋग्वेद, यानी कि जो ऋग्वेद है उसके अंदर जो प्रार्थना है और युद्धों के बारे में बता रखा है उसके बारे में हम इसमें समझेंगे। प्रेयर्स मोस्टली फॉर कैटल, चिल्ड्रन एंड horses. Horses used in battles yoked to chariots. Battles aimed to capture cattle, land, pasture, water and people. Part of the wealth used for yajnas, offering to gods included ghee, grains and rare animals. यानी कि जो पहले के टाइम पर ना जो सबसे ज़्यादा प्रार्थनाएं होती थी ना वो मवेशियों यानी कि जो कैटल्स होते हैं और बच्चे और हॉर्सेस के लिए की जाती थी, क्योंकि अगर हम नॉर्मल लाइफ से भी रिलेट करके देखें ना तो जिनसे हमें प्रॉफिट होता है और जो हमारी हेल्प करते हैं उनके साथ हम बहुत अच्छे से रहते हैं और उन्हें गिफ्ट देते हैं। एक तरीके से हम उनके साथ काफ़ी ना पोलाइट बिहेव करते हैं क्योंकि उनसे हमें प्रॉफिट हो रहा होता है। ऐसे ही पहले के टाइम पर होता था, क्योंकि जो हॉर्सेस होते हैं उन्हें बैटल में ले जाया जाता था, तो उन्हें इस वजह से प्रोटेक्ट करके रखा जाता था, क्योंकि बैटल्स पहले के टाइम पर यानी कि जो युद्ध होते हैं वो बहुत होते थे और बिना हॉर्सेस के युद्ध लड़ना थोड़ा इम्पॉसिबल सा हो जाता था पहले के टाइम पर। तो इसलिए जो हॉर्सेस थे उन्हें काफ़ी अच्छे से प्रोटेक्ट करके रखा जाता था, काफ़ी अच्छा फूड दिया जाता था, यानी कि खाना उन्हें जो भी दिया जाता है वो बहुत अच्छे से दिया जाता था और उनके लिए प्रेयर्स भी की जाती थी। उसके अलावा जो पहले के टाइम पर बैटल्स होती थी यानी कि जो युद्ध होते थे ना वो ज़्यादातर पानी के लिए होते थे, किसी की ज़मीन पर कब्ज़ा करने के लिए होते थे और किसी लोगों पर या किसी के घर पर कब्ज़ा करने के लिए होते थे। ये सब आपने मोस्टली मूवीज़ में देखा होगा वैसे तो। इसके अलावा जो पहले के टाइम पर यज्ञ हुआ करते थे वो आज के टाइम के यज्ञ की तरह नहीं होते थे। उसमें बलिदान दिया जाता था और जो जो भी पंडित हुआ करते थे या ब्राह्मण हुआ करते थे उन्हें कुछ ना कुछ ज़मीन दी जाती थी या महंगी से महंगी चीज़ें दी जाती थी। वो क्योंकि वही ब्राह्मण ही हुआ करते थे जो उस टाइम पर प्रार्थनाएं किया करते थे और वो काफ़ी, आप सबको पता होगा कि वो काफ़ी उच्च जाति के मानते थे अपने आप को, काफ़ी ज़्यादा अपर कास्ट का माना जाता था ब्राह्मण को। उसके अलावा जो देवी देवताओं को बलिदान दिए जाते थे, बलि दी जाती थी, उसमें काफ़ी तरह की चीज़ें होती थी, जैसे कि घी हो गया, कोई ग्रेन्स हो गए या फिर कोई जानवर की बलि दी जाती थी। तो इसी तरह की प्रेयर्स होती थी पहले के टाइम पर। हमारा अगला टॉपिक है पॉलिटिकल लाइफ इन द ऋग्वेद, यानी कि जो ऋग्वेद का टाइम था उस टाइम पॉलिटिकल लाइफ यानी कि राजनीतिक जीवन कैसा था। हेड ऑफ स्टेट कॉल्ड राजा, जो स्टेट का हेड होता था उसे राजा कहा जाता था, ये हम सबको पता है। राजा हैड नो कैपिटल, पैलेसेस, आर्मीज और राइट टू कलेक्ट टैक्सेस। आपने कई मूवीज़ में भी देखा होगा और आपको ये चीज़ पता होगी कि जो राजा होते थे उसके पास खुद का महल होता था, खुद की सेना होती थी और टैक्स कलेक्ट करने का भी अधिकार होता था। लेकिन उस टाइम पर ऋग्वेद के टाइम पर यानी तो जो राजा होते थे ना उनको उनके पास खुद का महल नहीं होता था, उनके पास खुद की सेना नहीं होती थी और यहाँ तक कि उन्हें टैक्सेस कलेक्ट करने का राइट भी नहीं होता था, यानी कि अधिकार भी नहीं होता था। द वैदिक पॉलिटिकल लाइफ ऑफ द अर्ली वैदिक पीरियड वॉज एसेंशियली ट्राइबल पॉलिटी विद द ट्राइबल हेड एट इट्स सेंटर्स, यानी कि जो पहले की पॉलिटिकल लाइफ हुआ करती थी ना, जो वैदिक पीरियड हुआ करता था उस टाइम पर ना एक ही राजा नहीं होता था, हर जगह पर दूसरी दूसरी जगह पर ना जैसे उसी जगह का अलग अलग राजा हुआ करते थे। हमारा अगला टॉपिक है ऑक्यूपेशंस इन द ऋग्वेद, यानी कि जो वैदिक पीरियड था, जो ऋग्वेद का टाइम था उस टाइम पर लोग काम क्या करते थे। एग्रीकल्चर वॉज द मेन ऑक्यूपेशन बट द सोसाइटी ऑल्सो हैड डॉक्टर हु प्रैक्टिस हर्बल ट्रीटमेंट्स। मेन जॉब्स एग्रीकल्चर, कैटल रियरिंग, चैरियट मेकिंग, पॉटरी, ज्वेलरी मेकिंग, टैनिंग एंड मेटल वर्क। हमने अभी तक जितने भी चैप्टर्स पढ़े हमने उन सब में ये देखा है कि जो पहले के टाइम पर सबसे ज़्यादा कृषि यानी एग्रीकल्चर पर ध्यान दिया जाता था। तो जो ऋग्वेद का टाइम पीरियड था ना उसमें भी सबसे ज़्यादा जो कृषि की जाती थी, लेकिन उसके अलावा भी ना वहाँ पर डॉक्टर्स हुआ करते थे जो हर्बल ट्रीटमेंट्स देते थे। इन दो कामों के अलावा वहाँ पर कई तरह के काम किए जाते थे, जैसे कि ज्वेलरीज बनती थी, पशुपालन होता था, रथ बनाए जाते थे और मिट्टी के बर्तन बनाए जाते थे। ये सारे काम भी इन दो कामों के साथ साथ होते थे।
हमारा अगला टॉपिक है दास या दासियों। आर्यंस कंपोज वेदास, अनदर ग्रुप ओपोज दैम, कॉल्ड दास और दासियों, ऑल्सो नोन एज स्लेव्स। देखो, हमें दास या दासियों के बारे में समझने से पहले ना ये समझना होगा कि आर्यंस कौन थे। तो जो आर्यंस है ना, उनको ना ऋग्वेद में डिस्क्राइब करा गया है। अगर उन्हें ऋग्वेद में डिस्क्राइब नहीं करा गया होता तो हमें पता भी नहीं चलता कि आर्यंस नाम के भी कोई हुआ करता था पहले के टाइम पर। तो जो आर्यंस थे ना, उन्हें ये चीज़ तो पता थी कि जब वो भारत आए थे तो उन्हें पता था कि भारत के लोगों में और उनके बीच में काफ़ी तरह का डिफरेंसेस हैं। तो जो पहला डिफरेंट था ना, तो वो था कि उनका स्किन टोन जो था वो काफ़ी ब्राइट था, और वहीं पर इंडिया के लोग जो थे उनका स्किन टोन कुछ हद तक डार्क था। अब इतने सारे डिफरेंसेस होने की वजह से और स्किन टोन अलग होने की वजह से ना, ऋग्वेद में वर्ण को भी डिस्क्राइब कर रखा है। वर्ण का मतलब होता है कलर। तो जो डार्क टोन वाले लोग थे उन्हें दास या दासियों कहा जाता था। पहले के टाइम पर जो डार्क टोन वाले लोग हुआ करते थे ना, उन्हें दास या दासियों कहा जाता था। उसके अलावा ऋग्वेद में ये भी बताया है कि जो दास थे ना, उन्होंने आर्यंस के साथ युद्ध लड़ा था, वॉर हुई थी उनकी, और वो हार गए थे दास जो थे। तो उन्हें आर्यंस ने शूद्र की कैटेगरी में डाल दिया था। इसलिए ये भी माना जाता है कि जो शूद्र थे ना, वो आर्यन के सबसे बड़े दुश्मन थे उस टाइम पर। उसके अलावा जो आर्यंस थे उन्हें भी कई तरह की कैटेगरीज में डिवाइड किया गया था। जो युद्ध करते थे, जो वॉर में पार्ट लेते थे, उन्हें क्षत्रिय माना गया था। उसके अलावा जो कॉमन पीपल थे, जो एग्रीकल्चर यानी कृषि करते थे, व्यापार करते थे, उन्हें वैश्य माना गया। उसके अलावा जो पुरोहित थे उन्हें ब्राह्मण माना गया। यही 4 वर्ण थे जिन्हें ऋग्वेद में डिस्क्राइब करा गया है। पहले पर आते हैं ब्राह्मण, दूसरे पर क्षत्रिय, फिर आते हैं वैश्य, और लास्ट में आते हैं शूद्र यानी दास। हमारा अगला टॉपिक है सोशल डिफरेंसेस इन बेरियल्स। यानी कि जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं उनको जो बेरियल्स यानी कब्रें मिली हैं, वो उनके बीच में क्या सोशल डिफरेंसेस हैं। आर्कियोलॉजिस्ट बिलीव ऑब्जेक्ट्स फाउंड विद स्केलेटन्स बिलोंग टू द डेड पर्सन। यानी कि जो हमारे पुरातत्वविद हैं उनका मानना है कि जो कब्रें मिली है उसके अंदर जो स्केलेटन यानी कि कंकाल मिले हैं ना, उनके साथ काफ़ी सारी चीज़ें मिली हैं। जो चीज़ें मिली है ना, उनका मानना है कि वो चीज़ें उन्हीं डेथ पर्सन की है, यानी कि जो मर चुके हैं उन्हीं लोगों की है। एग्ज़ाम्पल फ्रॉम ब्रह्मगिरी। हमारे सामने एक जगह का एग्ज़ाम्पल है जिसका नाम है ब्रह्मगिरी। वन स्केलेटन हैड 33 गोल्ड बीड्स, 2 स्टोन बीड्स एंड 1 conch shell. अनदर हैड ओनली अ पॉट। यानी कि जो ब्रह्मगिरी जगह है ना, वहाँ पर 2 कब्रें मिली हैं, और दोनों कब्रों में ना जो कंकाल मिले हैं, जो स्केलेटन मिले हैं, उसमें उन कंकालों के साथ कुछ चीज़ें मिली हैं। आपके सामने इमेज है, आप देख सकते हो कि ना जो एक कब्र है उसमें कंकाल के साथ 33 सोने के मोती मिले हैं, 2 पत्थर मिले हैं, मोती मिले हैं, और एक शंख मिला है। वहीं पर ही जो दूसरे वाली कब्र है उसमें सिर्फ एक बर्तन है। तो ये जो 2 कब्रें हैं ना, ये बताती है कि जो पहले के टाइम के लोग थे उनमें से कुछ ही लोग जो थे वो अमीर थे, और ज़्यादातर लोग जो थे वो गरीब थे। हमारा अगला टॉपिक है फैमिली बेरियल्स। समटाइम्स मेगालिथ हैव मोर देन वन स्केलेटन, shows that family members were buried in the same place थ्रू एट डिफरेंट टाइम्स। यानी कि जो कब्रें होती है, जो आर्कियोलॉजिस्ट को पहले की कब्रें मिली हैं, उसमें ना कई बारी एक से ज़्यादा स्केलेटन्स निकले हैं। तो इससे ये पता चलता है कि जो परिवार के सदस्य होते थे वो एक ही जगह पर दफनाए जाते थे अलग अलग टाइम पर। आपके सामने जो इमेज है उसमें देखो कि जो इसमें गैप दे रखा है, जो सर्कल सा, वो गैप इसीलिए छोड़ा जाता था ताकि फैमिली मेम्बर्स को भी आगे इसमें दफनाया जा सके। हमारा अगला टॉपिक है स्पेशल बेरियल्स एट इनमगांव। यानी कि इनामगांव एक जगह है, वहाँ पर कुछ स्पेशल बेरियल्स मिले हैं, कुछ स्पेशल कब्रें मिली हैं जिसमें कुछ अलग बातें हैं और कब्रों में से। तो हम उसी के बारे में जानेंगे। सम बेरियल्स वर स्पेशल, एनिमल वर यूज्ड एज फूड, स्केलेटन स्टडीज़ हेल्प इन बेटर आइडेंटिफाइंग डेड बॉडीज़। तो जो इनाम गाँव है ना, उनमें जो बेरियल्स मिले हैं, जो कब्रें मिली हैं ना, वो अंडरग्राउंड होती थी, यानी कि ज़मीन के नीचे मिली है वो। उसके अलावा जो उन कब्रों के अंदर डेड बॉडीज़ होती है ना, उन्हें सीधा लेटाया जाता था,
और उनका जो सिर होता था वो नॉर्थ साइड में होता था ज़्यादातर। अभी आर्कियोलॉजिस्ट को कुछ ऐसे स्पेशल सोर्सेज तो मिले नहीं है, रिटन सोर्सेज तो मिले नहीं है जिससे पता चले कि नॉर्थ साइड क्यों लगाया जाता था, लेकिन ये सारी चीज़ें आर्कियोलॉजिस्ट को पता चली है इनाम गाँव से। इसके अलावा वहाँ की जो कब्रें होती थी वो ज़्यादातर घरों में देखी जाती थी, घरों में ही कब्रें बनाई जाती थी। आज के टाइम पर क्या होता है कि जब किसी के घर में डेथ होती है तो वो शोक मनाया जाता है और काफ़ी बुरा माना जाता है, उसको काफ़ी रोया जाता है जो इंसान चला जाता है उसके लिए। लेकिन उस टाइम पर इसको इतना बुरा नहीं माना जाता था, वो एक तरीके से शोक की तरह नहीं था उनके लिए। तो ये भी एक स्पेशल चीज़ ही है कि जो कब्रें होती थी वो घर में बनती थी। इसके अलावा जो आर्कियोलॉजिस्ट को कब्रें मिली है इनाम गाँव से, उसमें एक और स्पेशल चीज़ देखने को मिली है कि जो कब्रें हैं ना उसके अंदर खाना जिसमें रखा जाता है और पानी जिसमें रखे जाता है वो बर्तन भी वहाँ पर मिले हैं। यानी कि जब उनको दफनाया गया था उनके साथ खाना और पानी रखा जाता था। जैसे हमने अभी ब्रह्मगिरी में भी देखा कि वहाँ पर लोगों के साथ सोना रखा जाता था, मिट्टी के बर्तन रखे जाते थे, वैसे ही इनाम गाँव में खाना रखा जाता था। ये सारी स्पेशल चीज़ें देखने को मिली है इनाम गाँव के बेरियल्स में। कंक्लूजन यानी कि निष्कर्ष, बुक एंड बेरियल्स गिव अस वैल्यूएबल इंसाइट इनटू एंशियंट टाइम्स। तो जो हमने इस चैप्टर में पढ़ा कि जो बुक्स होती है और जो बेरियल्स होते हैं वो हमें काफ़ी कुछ बताते हैं एंशियंट टाइम्स के बारे में, यानी कि पहले के टाइम के बारे में। दे हेल्प अस अंडरस्टैंड द लिव्स बिलीव्स एंड सोशल स्ट्रक्चर ऑफ पास्ट सिविलाइजेशन। इस चैप्टर में हमने ये सब भी जाना कि पहले की जो बुक्स होती थी उनसे हमें क्या सीखने को मिलता है, उस टाइम पर लोग किसकी पूजा करते थे और पहले के टाइम के लोग क्या क्या काम करते थे, ये सब इस चैप्टर में हमने पढ़ा है। तो ये चैप्टर यही ख़त्म होता है। आई होप आप सबको समझ आया होगा। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।